हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज हम क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडीज़ वाली आपकी प्ले सीरीज़ है, ठीक है, उसमें मैंने कई लेक्चर डाल चुकी हूँ। मैं उसमें आपका जो चैप्टर सेकेंड है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वही मैं आपको पढ़ा रही थी। उसमें मैंने आपको सिंगल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, तो इन सब टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, ठीक है। तो अभी तक हम सोल प्रोप्राइटरशिप समझ चुके हैं, पार्टनरशिप फॉर्म समझ चुके हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो कंपनी हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को कहते हैं कॉमर्स में, ठीक है, जो कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है। यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बिजनेस जो कंपनी के एक्ट से रजिस्टर्ड होता है, उसी को हम कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी डिफिनीशन भी समझ लेते हैं। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। तो कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन होती है पर्सन्स की, ठीक है, जो कि एक बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करती है और उसका एक लीगल स्टेटस होता है और ये मेंबर से एक अलग उसकी आइडेंटिटी होती है कंपनी की, ठीक है। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। तो कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म होती है जिसको हम एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको जो है एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। तो चाहे वो कोई कंपनी हो, बैंक हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उसको एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं और उसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, एक परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील यानी उसकी एक अलग मुहर होती है, एक सिग्नेचर होती है कंपनी के नाम से, कंपनी की, उसी को हम बोलते हैं कॉमन सील, ठीक है। चलिए डिटेल में हम इन तीनों का मतलब आगे समझेंगे। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कौन गवर्न करता है, तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है। इससे पहले आपका जो कंपनीज एक्ट 1956 था, लेकिन अब हमारा नया कंपनी एक्ट आ गया है 2013। एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company means company incorporated under this act or any other previous company law। तो कंपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो या तो कंपनीज एक्ट 2030 से रजिस्टर्ड होती है, गवर्न की जाती है, या फिर वो प्रीवियस लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 से भी अगर रजिस्टर्ड है तो हम उसको एज अ कंपनी ट्रीट करते हैं कॉमर्स में, ठीक है। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholders। तो जो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर्स लगाते हैं कंपनी में, उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो उन्हीं को हम कंपनी का ओनर मानते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। तो जो कंपनी की कैपिटल होती है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्योंकि कंपनी में ह्यूज कैपिटल लगती है, बहुत ज्यादा कैपिटल होती है, ठीक है। तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसी जो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। और जो कंपनी में कैपिटल लगा रहे हैं, अपने थोड़े थोड़े शेयर्स लगा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनियों में शेयर्स जो है इजिली ट्रांसफर किए जाते हैं एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को, ठीक है। चलिए आगे अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स कंपनी के। तो ये डिफरेंट आपकी कंपनीज है, मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी ले लिए, जैसे कि आपकी कोलगेट हो गई, ठीक है, आपकी पीएनजी यानी जॉनसन हो गई, ठीक है, आपकी बास्टर हो गई, जीरोक्स हो गई, ठीक है, यूनिलीवर हो गई। तो ये सब क्या है, आपकी कंपनीज है। ओरेकल हो गई, ठीक है, ये सब आपकी कंपनीज है। चलिए अब हम कंपनी के फीचर्स को समझते हैं। तो कंपनी के फीचर्स की बात करें तो मेन फीचर यही है कि कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एज अ लॉ हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं, ठीक है।
और दूसरा फीचर हमारा क्या है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी बिजनेस के मैनेजर से की अलग एंटिटी है, बिजनेस में जो मेंबर्स हैं उनकी अलग एंटिटी है, और कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अलग पहचान होती है। और अगर हम बात करें तो कंपनी की अलग एक कॉमन सील होती है, ठीक है। कॉमन सील का मतलब हो गया यूज ऑफ कॉमन सील, यानी कि कंपनी के नाम से कंपनी की अलग एक मुहर होती है, क्योंकि हम उसको एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन रिक्वायर्स लीगल फॉर्मेलिटीज। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ काफी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लॉज के थ्रू रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तब जा करके हम उसको एज अ कंपनी ट्रीट करते हैं। इंजॉयस परपेचुअल सक्सेशन, तो इंजॉय करती है कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका। मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैनेजर्स कौन से होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड, तो ओनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो कंपनी में लिमिटेड होती है, और इसमें कॉमन सील का यूज किया जाता है। रिस्क का शेयर ज्वाइंटली, और रिस्क को ज्वाइंटली शेयर किया जाता है, क्योंकि जब हम कैपिटल ज्वाइंटली शेयर कर रहे हैं, जितने शेयर होल्डर्स हैं उतनी उनकी कैपिटल लग रही है, तो उतने ही तरह से रिस्क भी हम उन्हीं में शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनके फीचर्स को थोड़ा डीप में समझते हैं। तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अ कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, क्योंकि हम लॉ से रजिस्टर करते हैं तभी वो कंपनी कहलाती है, और वो एक इंडिपेंडेंट होती है, उसका अपना एक अलग रोल होता है मेंबर्स के अलावा, ठीक है। लाइक नेचुरल पर्सन अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, तो नेचुरल पर्सन यानी कि हम लोगों के जैसे कंपनी की भी एक ओन प्रॉपर्टी होती है। इनक्योर डेप्स, बोरो मनी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है, कोई भी केस कर सकती है, ठीक है। बट अनलाइक देम इट कैन नॉट ब्रीथ, लेकिन कंपनी कोई सांस नहीं ले सकती, ठीक है, कुछ खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। सीधी सी बात है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ओरिजिनल पर्सन नहीं है हम लोगों की तरह, ठीक है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसीलिए हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो जिस दिन वो लॉ से रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी की एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है मेंबर्स के अलावा। इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स, तो इसके ओनर्स से इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज सेपरेट मानी जाती है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम, और एज पर लॉ अगर हम देखें तो बिजनेस और ओनर को दोनों को सेम नहीं माना जाता, बिजनेस की अलग आइडेंटिटी मानी जाती है, और जो हमारा ओनर होता है उसको हम एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। सीधी सी बात है कि जब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो ही जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉम्प्लायंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। तो एक कंपनी को स्टार्ट करना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमको पूरी करनी होती है, बहुत से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है, और कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड भी कराना होता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनीज इज कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, तो एक कंपनी के लिए ये कंपल्सरी है कि वो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। आगे देखते हैं। Such companies which are incorporated under Companies Act 1956 or any company law shall be included in the list of companies, तो चाहे वो पुरानी किसी कंपनी लॉ से भी रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो किसी कंपनी लॉ से रजिस्टर्ड है तो उस कॉर्पोरेशन को हम कंपनी ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ द लॉ, तो ये माना जाता है कि कंपनी को लॉ के द्वारा बनाया गया है। कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ, तो जो जो चीज लॉ ने बनाई है वही लॉ ही उसको अधिकार उसी के पास है खत्म करने का भी, ठीक है। यानी कि हम अपनी मर्जी से कंपनी को अपनी क्लोज नहीं कर सकते। जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करा चुके हैं, तो जब उसके बेस पे हमने स्टार्ट किया है, तो उसी के बेस पे हम बंद कर पाएंगे अपनी कंपनी को। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड, तो क्लोज करने के लिए भी हमें कुछ प्रोसीजर है उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपनी कंपनी को क्लोज कर पाएंगे। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट,
तो मेंबर्स आते जाते रहते हैं कंपनी में, उस पे कंपनी से कोई असर नहीं होता मेंबर्स के आने जाने का। कंपनी चल रही है तो कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होती है। नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिजनेस को रन करने के लिए, वही अंडरटेक करते हैं और वही डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। तो कंपनी में जितने कैपिटल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं सिर्फ उसी हद तक उनकी लाइबिलिटी रहती है मेंबर्स की, ठीक है। द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली दोज एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स सिंस इट इज द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओज द डेब्ट। तो यानी जो क्रेडिटर्स हैं उनको जितनी भी लाइबिलिटीज उनकी है उसका पे करने का जिम्मा कंपनी का होता है। कंपनी अपनी एसेट से उसको सेटल करती है, ताकि मेंबर्स के एसेट्स को लेती है, ठीक है। इसीलिए मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं कॉमन सील की। तो द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील। तो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी एक अलग मुहर होती है, सील होती है, विच एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। और उसी सील या मुहर को हम उसकी ऑफिशियल सिग्नेचर मानते हैं। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट अ बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ठीक है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट हमें लगता है तो बिना कॉमन सील के हम उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट समझते हैं रिस्क बियरिंग। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज वन बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। तो रिस्क जो भी है कंपनी में, जब सारे कैपिटल सारे शेयर होल्डर्स मिलकर लगा रहे हैं तो रिस्क भी सब लोग इक्वली बियर करते हैं। दिस इज अनलाइक द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म वेयर वन और फ्यू पर्सन रेस्पेक्टिवली बियर द लॉसेज। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल ओनर होता है तो वही अकेले सारे लॉस को बियर करता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? जितने पार्टनर्स होते हैं वो बियर करते हैं, ठीक है। इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल difficulties, all shareholders in a company have to contribute to the debts to the extent of their shares in the company's capital। तो जितना शेयर होल्डर ने अपना शेयर लगाया हुआ है सिर्फ उतना ही वो जो है बियर करेंगे लॉस को, उसके अलावा नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स की। तो सबसे पहली मेरिट इसकी क्या है कि इसमें ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ मेंबर्स हम बहुत ज्यादा इसमें शेयर होल्डर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसीलिए सबकी कैपिटल लगती है, तो बहुत ज्यादा कैपिटल या रिसोर्सेज हमको मिल जाती हैं। ए कंपनी कैन कलेक्ट लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ पब्लिक कंपनी। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो कोई लिमिट ही नहीं है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम की, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में कैपिटल मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी एक मेरिट है हमारी। द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो जितना शेयर होल्डर्स ने अमाउंट अपना लगाया, कैपिटल लगाई, सिर्फ उतनी वहां तक की उनकी लाइबिलिटी है, उसके अलावा नहीं है। ऑल्सो ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेब्ट्स। तो केवल कंपनी की एसेट्स ही हम यूज करेंगे डेब्ट्स को सेटल करने के लिए। Leaving the owner personal property free from any charge, this reduces the degree of risk borne by an investor. Perpetual existence. Existence of a company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency or insanity of its member। यानी कि कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनके मर जाने से, यानी उनकी डेथ से या उनके रिटायरमेंट से या उनके रिजाइन कर देने से, ठीक है, उनके इंसॉल्वेंट हो जाने से कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसकी एक अपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, एज इट हैज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एक्सक्यूज मी। ए कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई। सारे मेंबर्स खत्म हो जाएंगे फिर भी कंपनी रन करेगी, ठीक है। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी कंपनी तभी बंद होगी जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस
में जो दिए हुए हैं उनके बेस पे ही हम कंपनी को बंद कर पाएंगे। किसी मेंबर के मर जाने से कंपनी नहीं बंद होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम मेरिट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्कोप फॉर एक्सपेंशन। As compared to the sole proprietorship and partnership forms of organization, a company has large financial resources. Further capital can be attracted from the public as well as through loans from banks and financial institutions. There is a greater scope for expansion. तो जब number of shareholders बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि हमारा स्कोप भी बहुत ज्यादा होगा। बैंक हमें आसानी से लोन देंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आसानी से हमें कॉपरेशन देंगी, ठीक है, कॉपरेट करेंगी। तो स्कोप बहुत ज्यादा हो जाता है कंपनी का, क्योंकि लार्ज लेवल पर हमारा बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। A company can afford to pay higher salaries to specialists and professionals. तो कंपनी हाई सैलरी पे करके अच्छे एक्सपर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं, ठीक है। इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कि जो पर्सन जिस एरिया में स्पेशलिस्ट है जिस एरिया का, उसको हम इजिली अपॉइंट कर सकते हैं हायर सैलरी पे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आसानी से कंपनी में हम ओनरशिप को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट परमिट्स इट्स मेंबर्स टू इजीली ट्रांसफर देयर शेयर्स and get out of the ventures as and when they so choose. The conversion of shares into cash does not pose any difficulty because the shares of most of the public companies are listed on stock exchange. तो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पे लगे रहते हैं, पब्लिक कंपनी के। तो इजिली शेयर्स जो है एक ओनर अपना दूसरे ओनर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी क्या है कि इसको बनाना यानी कि फॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कई डॉक्यूमेंट्स हमको बनवाने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तब जाकर के हम कोई कंपनी स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। ह्यूज कैपिटल भी चाहिए होती है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इज क्वाइट हैवी। इट हैज टू अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर इट्स कैपिटल। तो कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए होंगे जो कैपिटल इन्वेस्ट कर सके हमारी कंपनी में, ठीक है। इट कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस अनलेस सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। जब तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता कंपनी के थ्रू, ठीक है, तब तक हम अपनी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। सीधी सी बात है कि जब बहुत ज्यादा ओनर्स होंगे तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा ही। इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस आर नॉट मेड बाय सिंगल इंडिविजुअल। तो एक पर्सन के थ्रू यहाँ पर डिसीजन नहीं लिए जाते। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर के ही डिसीजन लेते हैं। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज में बी कॉस्टली बिकॉज ऑफ डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में डिले करने की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज महंगी हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम तुरंत डिसीजन लेते हैं तो उसके हमें बहुत से फायदे बिजनेस में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। तो सीक्रेट भी नहीं रखे जा सकते। सीधी सी बात है कि जब बहुत ज्यादा मेंबर्स होंगे तो हमें सबको सारी बातें शेयर करनी पड़ती है। हम कोई चीज सीक्रेट कंपनी में नहीं रख सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन क्या है? न्यूमरस रेगुलेशंस, यानी कि बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है कंपनी में। कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, उनके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाई टैक्सेशन। तो जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैव टू पे टैक्स एट हायर रेट्स कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती है उनको हायर रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रॉफिट होता है, तो इसलिए हायर रेट ऑफ टैक्स भी हमें देना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें साइज के मेन बेस पे, तो हमारी दो तरह की कंपनी होती है। एक आपकी पब्लिक कंपनी होती है, दूसरी आपकी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। चलिए पहले समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है। A private company means a company which restrict the right of members to transfer its shares.
तो जो कंपनी रेस्ट्रिक्शंस करती है अपने मेंबर्स को शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर नहीं करने देती, वो प्राइवेट कंपनी होती है। और इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करके, उनको छोड़ करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स चाहिए होते हैं एक प्राइवेट कंपनी। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपनी सब सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, और प्राइवेट कंपनी जितनी भी है उनके लिए ये नेसेसरी यानी कि कंपलसरी है कि उनको अपनी कंपनी के नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड यूज करना ही है। इफ अ प्राइवेट कंपनी contravenes any of the aforesaid provision, it ceases to be a private company and loses all the exemptions and privileges to which it is entitled। तो अगर प्राइवेट कंपनी जो रूल्स और रेगुलेशंस उसके लिए बनाए गए हैं वो नहीं फॉलो करती तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी इज वन विच हैज अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स। यानी कि प्राइवेट कंपनी में तो हमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 100 मेंबर्स चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में हमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट पब्लिक कंपनी में नहीं होती, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हैज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटीज, और पब्लिक कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। एंड इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, और ये पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। However, a private company which is a subsidiary of a public company is also treated as a public company। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है उसको भी हम पब्लिक कंपनी एज अ ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब चलिए एक डिफरेंस देख लेते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड चलते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स कंपलसरी होता है और प्राइवेट कंपनी में नॉट कंपलसरी होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होती है। आगे देखते हैं। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, तो पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए या डिवेंचर्स को, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं इनवाइट करती है पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो हमारा मेन चार्ट है, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने जो भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है उन सब का ये कंबाइंड चार्ट है, ठीक है। तो अगर इस चार्ट को आप समझ लेंगे तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ओनर होता है। दूसरा मैंने पढ़ाया था पार्टनरशिप। तीसरा मैंने पढ़ाया था ज्वाइंट हिंदू फैमिली। और चौथा मैंने पढ़ाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पांचवा जो आज पढ़ा रही हूँ मैं वो आपको कंपनी। यानी कि मैं आपको 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। 4 इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ और 5th मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम डिफरेंस समझते हैं पांचों का एक साथ। तो अगर फॉर्मेशन की बात करें तो मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है और इजी फॉर्मेशन होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में लेस लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की छूट रहती है, ठीक है। तो ये अगर फिगर आपको क्लियर ना हो रहा होगा तो आप अपना क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। सेटिंग्स में जाकर के यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और इसमें बहुत ज्यादा लीगल
फॉर्मेलिटीज होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। नेक्स्ट हमारी कंपनी। कंपनी में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कंपनी एक्ट के थ्रू, अभी मैंने बताया ही आपको, ठीक है। चलिए अब हम मेंबर्स की बात करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ओनर होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, तो एटलीस्ट 2 पर्सन फॉर डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसमें एटलीस्ट 10 एडल्ट होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया ही था। अब हम कंपनी की बात करें तो मिनिमम प्राइवेट में 2 होते हैं, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो लिमिटेड फाइनेंस होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि एक ही ओनर है, जितनी उसके पास कैपिटल है उतनी वो अपना लगाता है, ठीक है। पार्टनरशिप में लिमिटेड बट मोर देन दैट कैन बी रेज्ड इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड होती है पार्टनरशिप में भी, लेकिन सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये तो आपकी खानदानी जितनी प्रॉपर्टी होती है उतनी हमारी कैपिटल होती है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लिमिटेड कैपिटल होती है, लेकिन कंपनी की बात करें तो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं कंपनी के पास। चलिए आगे देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही ओनर है, उसी की सारी जिम्मेदारी है, जितना प्रॉफिट आएगा वो शेयर करेगा, मतलब अपने पास रखेगा, जितनी भी लायबिलिटीज होगी उनको वो खुद ही पे करेगा, ठीक है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड और ज्वाइंट दोनों होती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी अदर मेंबर्स की लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया कि जितना कंपनी में एक शेयर होल्डर शेयर लगाता है, सिर्फ उतनी उसकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। बाकी सारी लायबिलिटीज कंपनी की होती है, क्योंकि कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो ओनर का सारा कंट्रोल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। सारे पार्टनर से कंसेंट करके एक पार्टनर्स जो है डिसीजन लेते हैं। और उसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कर्ता डिसीजन लेता है, ठीक है। जो मेन कर्ता होता है, जो फैमिली में सबसे बड़ा होता है, वही कर्ता कहलाता है। और अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो इसमें जो इलेक्शन के थ्रू जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। कंपनी की बात करें तो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन होता है, ठीक है। क्योंकि ओनर्स जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ये अनस्टेबल होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस एंड ओनर रिगार्डेड एज वन, बिजनेस और ओनर एक होता है, अगर ओनर खत्म हो गया तो बिजनेस खत्म माना जाता है। पार्टनरशिप की बात करें तो मोर स्टेबल होती है, अफेक्टेड बाय स्टेटस ऑफ पार्टनर्स, और पार्टनर्स के स्टेटस से ये अफेक्ट करती है। अब ज्वाइंट हिंदू की फैमिली की बात करें तो स्टेबल बिजनेस होता है, कॉन्टिन्यूस इवन इफ कर्ता डाइज। इसमें कर्ता अगर मर भी जाता है तो उसके बाद जो उससे छोटा रहता है वो मेन कर्ता हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कर्ता के मरने से कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसमें बिजनेस स्टेबल होता है, एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है बिजनेस का। अब हम कंपनी की बात करें तो स्टेबल बिकॉज सेपरेट लीगल स्टेटस, इसका भी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। मैंने आपको बताया है कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर सब भी खत्म हो जाते हैं, सभी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, फिर भी कंपनी नहीं क्लोज की जा सकती बिना प्रोविजंस को फॉलो किए हुए, ठीक है। तो कंपनी की भी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी जो भी आज मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये चैप्टर 2 जो बिजनेस स्टडीज का है क्लास 11 का, आज ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये आपका आज फिनिश हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।